अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खराब फेस होंगे और ईमान की बहुत अच्छे हालत में होंगे। तो जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो है वो HITMS यूनिवर्सिटी के ऊपर फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, इस फर्स्ट लेक्चर में आज हम जो है वो फिजिक्स के MCQs को कवर करेंगे। ठीक है, फिजिक्स पोर्शन को लास्ट टाइम जो है मैंने HITMS यूनिवर्सिटी के ऊपर ये वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैंने आप लोगों को हर चीज़ इसमें बता दी थी। इंटीजर्स, पैटर्न, क्राइटेरिया, सिलेबस, फीस स्ट्रक्चर और जो भी कुछ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड था, मैंने सब कुछ अपनी इस वीडियो में बता दिया था। ठीक है, अब काफ़ी लोग बोल रहे थे कि सर सैम्पल पेपर वगैरह भी आप जो है वो अपलोड कर दें, सैम्पल पेपर वगैरह भी दिखा दें। ठीक है, वो सब भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। इसी के साथ साथ जो है हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम पहले फिजिक्स की सीरीज को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ साथ जो है मैं आपको चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊंगा, ताकि आप लोगों ने किस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, ताकि जो है वो आपके पेपर में आए और आपको जो है वो इजीली टेस्ट क्रैक कर सको। तो अगर आप उससे पहले चैनल पे न्यू आए हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे हिट करें। ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट्स बात कर रहे थे कि सर सैम्पल पेपर वगैरह दिखाएं, तो ये देखें, ये जो है उनके सैम्पल पेपर है। लास्ट टाइम मैंने अपनी ओल्ड प्ले लिस्ट में भी, ठीक है, ये वाली मैंने अपनी प्ले लिस्ट में भी दिखाया था आप लोगों को। इसमें भी बताया था कि जो है वो ये सॉल्व भी कराए थे मैंने सैम्पल पेपर और दिखाए भी थे। ठीक है, अब सेम वही चीज़ है, इसमें टेस्ट पैटर्न वही चीज़ है। जो इंटी टेस्ट से 100 MCQs आएंगे, 60 मिनट्स का टाइम होगा। प्री इंजीनियरिंग में आपके ये वाले सब्जेक्ट्स आएंगे। ठीक है, प्री मेडिकल में ये वाले आपके सब्जेक्ट्स कवर होंगे, जो कि मैं लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ। जनरल साइंस के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके ये वाले आपके सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है ना, केमिस्ट्री की जगह ये कंप्यूटर होगा। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि आई के, तो आपका ये वाला सिलेबस होगा। ठीक है, अब ये है इन सबके बेसिक MCQs आते हैं, जैसे यहाँ सैम्पल पेपर में दिखाए हुए भी हैं। ये सब ऑलरेडी मैं सॉल्व करवा चुका हूँ, ये वाले सारे MCQ अपने ओल्ड प्ले लिस्ट में। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम अपने फर्स्ट लेक्चर के ऊपर बात करेंगे, फर्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं जो है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs कवर करवाऊंगा। अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो देखें, ये हमारा जो है वो फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम पहले फिजिक्स की सीरीज को कवर कर लेंगे। ठीक है, 2-4 दिन के अंदर ही, जिसमें एक ही वीडियो में हम 3-4 चैप्टर्स को कवर करेंगे, जिसके हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs मैंने इसमें ऐड किए हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स को भी आपने ज़्यादा टच करना है, पढ़ना है, ताकि आपके जो है वो टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हों और वो पेपर में आए तो आगे आप इजीली MCQs अटैम्प्ट कर सकें। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट MCQs आपको दे रहा है और फर्स्ट चैप्टर का आपका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। अब बात यह है बच्चों कि आपने क्या करना है कि जो पहला चैप्टर है ना, हर बोर्ड में एक अलग अलग नाम लिखा होता है। मैं सिंध बोर्ड की बात कर रहा हूँ, तो आपका जो पहला चैप्टर है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज है ना, आपको हर फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन, उसके यूनिट्स, उसके फार्मूले और साथ ही साथ उनकी डायमेंशन, ये सारी चीज़ें तो आपको ऐसी रटी हुई होनी चाहिए। सारी चीज़ें आपको बहुत डीप में आनी चाहिए। ठीक है, ये डायमेंशंस वगैरह मैंने इस वाले लेक्चर में नहीं डाली, ऑलरेडी मैं अपने मेहरान वाली प्लेलिस्ट में बता चुका हूँ, वो भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, तो आप वो प्लेलिस्ट भी देखिएगा। ठीक है, जितना हो सके आप पढ़ें। ठीक है, यही वो दिन होंगे जो आप पढ़ेंगे, फिर आपका जो है इंशाल्लाह एडमिशन हो जाएगा यूनिवर्सिटी में। ठीक है, फिर तो आपको यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना होगा। अच्छा जी, पहला MCQ आपको दे रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस क्वांटिटी। ठीक है, इनमें से बताओ आपकी बेस क्वांटिटी कौन सी है। वही चीज़ मैंने आपको जो बोला, फिजिकल क्वांटिटीज़ का बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है बेस क्वांटिटी, जिसको हम फंडामेंटल भी कहते हैं, और दूसरी होती है ड्राइव क्वांटिटीज़। तो बेस क्वांटिटी की बात कर रहा है, तो उसमें से लेंथ आपकी क्या है, वो बेस क्वांटिटी है। ठीक है ना, इसमें से बाकी सब क्या है, ड्राइव क्वांटिटीज़ में आती हैं। सेकेंड MCQ दे रहा है ऐसा यूनिट ऑफ मास। ठीक है, मास का ऐसा यूनिट क्या है, वो किलोग्राम है। एज यू नो, अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई आपको इनके यूनिट्स भी याद होने चाहिए, साथ ही साथ इनके जो है वो फार्मूले भी याद होने चाहिए। ठीक है ना, जैसे आपसे वर्क का या फोर्स का या प्रेशर का फार्मूला पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, आगे कह रहा है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ स्मॉल स्पेयर एक्यूरेटली। ठीक है, जो आपका स्मॉल स्पेयर होता है, उसकी डायमीटर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, वो आता है वर्नियर कैलिपर। ठीक है ना, ये चीज़ें तो हैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, मतलब ये जो ये आ जाती हैं आपके पास बेसिक में, तो ये आपको पता होनी चाहिए। इसी तरीके से चौथा MCQ है आपके पास, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ अ थिन वायर। ठीक है ना, इसको मेजर करने के लिए, इस चीज़ को मेजर करने के लिए वायर की थिकनेस को, तो आपके पास ये वाला इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, जिसको हम माइक्रोमीटर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास ऐसा यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। अच्छा, हमारे पास क्या होता है बच्चों,
चार सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं, आपको पता है ना, एक होता है CGS, एक होता है MKS और एक होता है FPS, ठीक है ना। तो वो चार सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी आपको याद होने चाहिए, मतलब उनमें भी आपके जो है वो जो पूछ लेता है यूनिट्स वगैरह, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, तो ड्राइव क्वांटिटी इसमें से कौन सी है, वो वेलोसिटी आपकी ड्राइव क्वांटिटी है। इसी तरीके से यूनिट पूछा गया एरिया का, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब, ठीक है ना। अब पूछा गया है डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, ठीक है। डेंसिटी का आपको फार्मूला पता है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। तो जब आपको पता है इसका फार्मूला तो इजीली आप इसका यूनिट बना सकते हैं। मास का क्या है, किलोग्राम, इसका क्या होता है, मीटर क्यूब, तो क्या हो गया, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो ये आपका यूनिट बन गया, ठीक है। फार्मूले पता होंगे ना तो इजीली आपका यूनिट बन जाएगा, आपको पता होगा, ठीक है। इसके अलावा फिर 10वां MCQ आपसे एक वही पूछा गया है कि आपके पास डायमीटर होलो पाइप की किस जो है किस इंस्ट्रूमेंट के जरिए मालूम करते हैं, तो वर्नियर कैलिपर के जरिए हम मालूम करते हैं, ठीक है ना। आगे क्या था, विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, ठीक है ना। कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड मालूम करने के लिए यूज होता है, मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है ना। सिलेंडर के जरिए हम जो है उसकी वॉल्यूम मालूम करते हैं किसी भी लिक्विड की। आगे बोलता है कि भाई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। समटाइम्स ये पूछ लेता है बच्चों के 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, तो आपको पता होना चाहिए आपका 1 न्यूटन जो है वो इक्वल होता है किलोग्राम, ठीक है ना। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास जो थोड़ा सा लिखने का इशू है, सही है। तो आगे आपके पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जो है बराबर होता है किसके, 1 न्यूटन के। आगे पूछ रहा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ SI यूनिट, SI बेस यूनिट, इनमें से बताओ कौन सा जो है वो SI बेस यूनिट नहीं है, मतलब अब यूनिट की बात हो रही है तो वो आपका लीटर नहीं है, ठीक है। इसके अलावा फिर अब आ जाता है प्रीफिक्स के ऊपर। प्रीफिक्स आपको बच्चों ऐसे रटी हुई होनी चाहिए, प्रीफिक्स वगैरह आपके जो है वो न्यूमेरिकल्स में भी काम आती हैं, डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि 1 किलोमीटर कितने मीटर्स के इक्वल है, इस तरीके से पूछा गया है, तो कितने के 1000 मीटर्स के इक्वल होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। किलो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो 10⁻³ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। वही चीज़ जो ऊपर अभी थी यहाँ पर। अच्छा, इसके अलावा फिर मिली रिप्रेजेंट करता है 10⁻³ को, माइक्रो रिप्रेजेंट करता है 10⁻⁻6 को, ठीक है। ये जनरल में बताता जा रहा हूँ, ये सब आपको पता है चीज़ें, ठीक है। तो भाई आपकी रिवीजन की ज़रूरत है। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन इज मेनली यूज्ड, तो साइंटिफिक नोटेशन किस लिए यूज होती है कि भाई आपका जो भी लार्ज नंबर है या स्मॉल नंबर है उसको क्या कर देता है, एक्सप्रेस कर देता है एक जनरल फॉर्म में, ठीक है ना, जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। अच्छा, 19वां MCQ आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है आपकी, तो वो मास आपकी स्केलर क्वांटिटी, हम मास जो हम बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है कि जो है इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है, वो होता है हमारे पास एम्पियर होता है बच्चों, ठीक है ना। इसके अलावा बोला गया है 21वें MCQs में विच बेस SI यूनिट इज यूज टू मेजर थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ठीक है ना। तो आपके पास यूनिट को जो है वो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का यूनिट क्या है, वो क्या है, केल्विन है, ठीक है ना। 22वां MCQ से विच ऑफ द फॉलोइंग SI बेस इज यूज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना। तो जो आपके पास जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या है, वो क्या होता है, मोल होता है। मतलब डायरेक्ट इस तरीके से पूछा जा रहा है तो ऐसा घुमा के पूछ रहा है। लेमेस इंटेंसिटी का यूनिट क्या आपके पास, कैंडिला होता है, ठीक है ना। सेकंड लास्ट में आपको बोला गया हाउ मेनी SI बेस यूनिट्स आर देयर, हमारे पास कितने SI बेस क्वांटिटीज होती हैं, तो हमारे पास कितनी होती है, 7 होती हैं, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं, जो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं वो 7 होती हैं, ठीक है ना। इसमें से पूछा गया है कि भाई इसमें से जो है वो ड्राइव यूनिट कौन सा है, तो हमारे पास वो क्या है, न्यूटन है हमारे पास ड्राइव यूनिट है, ठीक है ना। बाकी मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये सब किस में आते हैं, हमारे पास फंडामेंटल में आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे फर्स्ट चैप्टर के MCQs। अब फ्रेंड्स अब जो है बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। सेकंड चैप्टर का आपका नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से MCQs भी आते हैं। पहला पूछा जा रहा है, अब इसमें क्या है, इसमें आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज का पता होना चाहिए, ठीक है ना। स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट्स का पता होना चाहिए, वेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ठीक है ना। और इक्विलिब्रियम तो आपको पता है, ठीक है ना, क्या चीज़ होती है। वो कहता है क्वांटिटी विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है ना। वो कौन सी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, में से बताओ स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, तो बेटा आपकी स्पीड क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से बताओ भाई वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, तो आपकी एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। यहाँ पे डायरेक्ट मैंने आंसर
भी लिखे हैं ताकि जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए तो आराम से पढ़ सके, ठीक है। तो ये पीडीएफ आप भले मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि टू वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड द सेम डायरेक्शन, ठीक है ना। वो कह रहा है वो कौन सा मैग्नीट्यूड है, सॉरी वो कौन सा वेक्टर है, वो कौन से दो वेक्टर्स हैं जिनके मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, डायरेक्शन भी सेम होती है। तो आपके पास कौन सा होता है, इक्वल वेक्टर्स होता है, ठीक है। ये सब वेक्टर्स की टाइप है जिसमें बोल अब 5वें एमसीक्यूज में आपका बोल रहा है कि वो कौन सा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, जिसके हम बोलते हैं ना हुज मैग्नीट्यूड इज 1, ठीक है। तो वो हमारे पास कौन सा होता है, वो यूनिट वेक्टर होता है। अच्छा, जिसका मैग्नीट्यूड 0 आ जाता है तो हमारे पास नल वेक्टर होता है। आगे कह रहा है हमारे पास अगर हम दो वेक्टर्स को ऐड करें वो सेम डायरेक्शन में हो तो हमारे पास क्या होता है, वो एडिंग देयर मैग्नीट्यूड, जब उनके मैग्नीट्यूड को हम क्या करते हैं, वो ऐड करते हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हम क्या करते हैं, उनके मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। फोर्स का यूनिट न्यूटन है, अभी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। वो कहता है द पैरेललोग्राम लॉ इज यूज टू डिटरमाइन द, ठीक है ना। ये डिटरमाइन दी, तो हमारे पास पैरेललोग्राम है, वो यूज होता है किस चीज को डिटरमाइन करने के लिए, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स को मालूम करने के लिए। आगे कहता है ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन किसके लिए यूज होता है, दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, ठीक है ना। वो कहता है वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू, हम किसी भी एक वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट्स में, ठीक है ना। जैसे मतलब कोई भी एक ये वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है ना, ये तो हमारे पास क्या होता है, ये दो वेक्टर्स में रिजॉल्व हो जाता है ना, एक हॉरिजॉन्टल, सॉरी ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, सही है। तो हम दो वेक्टर उसको कंपोनेंट में तोड़ देते हैं, वही बात आ गई। एक होता है एफ कॉस थीटा और एक होता है एफ साइन थीटा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, ट्रिपल दफ़ा एफ लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है 15वां एमसीक्यूज हमारे पास कह रहा है कि भाई अगर हम दो इक्वल वेक्टर्स की फोर्सेस हमारे पास एक्ट करेंगे तो कितने डिग्री का एंगल पे, 180 डिग्री पे, तो क्या होगा, हमारे पास 0 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास पता है कौन सा लगेगा, एफ कॉस थीटा लगेगा, एफ साइन थीटा, ये आपको पता है। आगे कहता है द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सेम डायरेक्शन, अगर हमारे पास क्या हो कि दो इक्वल फोर्सेस हो और सेम डायरेक्शन में हो तो उसका क्या रिजल्टेंट होगा, टॉइस ऑफ द फोर्सेस, कि दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे, टॉइस हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। आगे कहता है बॉडी सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम, आपके पास बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में कब होती है, सारी बात है अगर जैसे मेरे पास ये बॉक्स है, इस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो मेरे पास क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कहलाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ से फोर्स लग रही है, यहाँ से लग रही है और यहाँ से, चारों तरफ से जब फोर्स लग रही है तो बॉक्स कहीं पे भी मूव नहीं करेगा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये एक कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की। फर्स्ट कंडीशन क्या है, वही मैंने बोला सम ऑफ ऑल फोर्सेस 0 होने चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि टॉर्क का सम जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। ये एमसीक्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स की डेफिन और टॉर्क की डेफिनेशन ये है कि हमारे पास क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है ना। यहाँ पे टॉर्क इज अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है ना, ये डेफिनेशन है हमारे पास टॉर्क की। टॉर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। क्लॉकवाइज टॉर्क इज जनरली टेकन, ठीक है ना। जब क्लॉकवाइज टॉर्क घूमता है तो डायरेक्शन क्या होती है, मतलब कौन सी साइन यूज होती है, नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, ठीक है। 24वें एमसीक्यूज में बोल रहा है इफ द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0 द बॉडी इज सेड टू बी इन, तो आपके पास फिर बॉडी किस में होगी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी जब टॉर्क हो रहा होगा, ठीक है ना। लास्ट में 25वें एमसीक्यूज में आपको बोला द रिजल्टेंट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स मैग्नीट्यूड 3 एंड 4, मतलब आपके पास दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, ठीक है ना, उनका मैग्नीट्यूड क्या दे रहा है, एक का मैग्नीट्यूड दे रहा है 3, दूसरे का दे रहा है 4, तो उसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 5। अब बोलोगे क्या सर 5 कैसे आया, ठीक है ना। ये आप क्या करोगे, या आप जो है फार्मूला लगाते हो ना मैग्नीट्यूड वाला, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है ना। ये एक्स बन नहीं रहा मेरे से, थोड़ा लैपटॉप पर है तभी इस वजह से, ठीक है ना, पेन टैबलेट नहीं है। तो अब यहाँ पे रख लो, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, ठीक है ना, प्लस आपके पास 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 16, ठीक है ना। अब इन दोनों का सम कर दो और इनका क्या ले लो, होल अंडर रूट ले लो, तो क्या आ जाएगा 25 आएगा। 25 का अंडर रूट क्या होता है, 5 ही तो होता है, सही है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब हमारा लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मोशन एंड फोर्सेस, ठीक है ना। तो बात करते हैं क्या है हमारे पास, देखो मोशन क्या होता है, मोशन को आप किस तरह डिफाइन करोगे, तो क्या होता है अगर कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट से, तो हमारे पास क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है, ठीक है ना। इसी तरीके से ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड का यूनिट पूछा गया, आपको पता है मीटर पर सेकेंड होता है।
स्पीड कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी इनमें से कौन सी है आपके पास वेक्टर क्वांटिटी इनमें से, सॉरी वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना, वेलोसिटी आपके पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है ना, जो कि ए ऑप्शन है आपके पास। टाइम सीक्वेंस पूछा गया है कि भाई ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है ना। जाहिर ही बात है कि जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस ही नहीं होगी, तो वो जीरो होगी। आगे कहता है कि आ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्किल हैज, ठीक है ना, अगर आपके पास कोई भी बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ किसी सर्किल में, तो वो क्या होगी, हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी। अच्छा, न्यूटन के फर्स्ट लॉ जो है उसका दूसरा नाम क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि दूसरा उसको हम कहते हैं, दूसरा नाम से लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर, जितना मास होगा उतना इनर्शिया होगा, ठीक है ना। न्यूटन सेकंड लॉ कैसे डिफाइन करते हैं, एफ इजिकल्स टू एम ए, ठीक है ना। ये एमसीक्यूज और बच्चों एक ये वाला एमसीक्यूज, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये वाला हमेशा याद रखना, आता है पेपर में। अच्छा, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, वही बात है अभी पढ़ी है, न्यूटन। 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, बता दिया शुरू में, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन का थर्ड लॉ आपके पास क्या है, हर एक्शन का बराबर और इक्वल रिएक्ट, मतलब हर एक्शन का रिएक्शन होता है बराबर, ठीक है ना। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस क्या होती हैं आपके पास, डिफरेंट बॉडीज पर होती हैं। फ्रैक्शनल ऑलवेज क्या होता है, अपोज करता है मोशन को। वर्क का यूनिट क्या है आपके पास, जूल है, ठीक है ना। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन, ठीक है ना, आपके पास वर्क कब डन होता है, जब हमने किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की होती है और वो क्या हो जाए, बॉडी डिस्प्लेस हो जाए, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट अकर करे तो आपके पास क्या कहलाता है, वो वर्क कहलाता है। 19वां एमसीक्यूज आपके पास वो कहता है क्या, इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेस वर्क डन इज, ठीक है ना, तो आपके पास वर्क डन क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। पावर इज डिफाइंड, पावर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम, कि वर्क को आप डिवाइड करते हो किसके साथ, टाइम के साथ, तो आपके पास क्या आ जाता है, वो पावर आ जाता है। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए कि 1 वाट किसके इक्वल होता है, ठीक है, इधर होगा भी एमसीक्यूज। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है, मोमेंटम प्रोडक्ट होता है किसका, मास और वेलोसिटी का। मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होता है कब, ठीक है ना, जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, तो हमारे पास क्या होता है, न्यूटन का ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होता है। आगे कहता है वेट ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू, किसी भी बॉडी का वेट जो है वो बराबर होता है किसके, मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, ठीक है, ये क्या होता है, इसके इक्वल होता है। फार्मूला होता है ना, डब्ल्यू बराबर है किसके, एम जी के, तो ये क्या आ गया हमारे पास, वेट का फार्मूला आ गया, ठीक है, जो कि इधर लिखा हुआ भी है, मास इंटू जी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह भी मैंने आपको इसमें बता दिए, ठीक है। पीडीएफ चाहिए तो भले आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर दूंगा, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये एमसीक्यू समझ में आएंगे, ठीक है ना। तो टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, कोशिश करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे न्यू होते हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, दुआओं में याद रखिएगा।